हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो होने जा रहा है उसके लिए हम लोग देखेंगे पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सभी सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे लैंग्वेज में आपका हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो ये सभी में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा पेडागोजी वाला पार्ट। ठीक है, तो हम आपको पेडागोजी वाला पार्ट बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं और टॉपिक वाइज भी करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है इसमें। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको नहीं पता है उन तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, टॉपिक वाइज पेडागोजी से। अगर आप लोग अच्छे से पेडागोजी वाला पार्ट ही तैयार कर लेते हैं, इससे भी आपका पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी जो है आपको पता ही है 15 नंबर के आता है पेडागोजी, और कंटेंट से आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपका 90 नंबर का पेडागोजी वाला पार्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे से पेडागोजी पढ़े रहेंगे तो पेडागोजी से ही आपका पेपर पास हो जाएगा। ओके, इसलिए पेडागोजी वाला पार्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं तो आपको नंबर अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, पेडागोजी। तो चलिए देखते हैं एनईपी 2020 के बारे में क्या कहती है एनईपी 2020। तो ये इसमें है, एनईपी 2020 के लिए इसरो के पूर्व चीफ डायरेक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी अध्यक्षता में एक जो है इसरो के पूर्व जो है किस समिति का गठन किया गया था। तो आपका हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ओके, एनईपी 2020 में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो आपका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक सारे ही पॉइंट जो हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, और यह वर्ष 1968, वर्ष 1986 एवं वर्ष 2020 में आई, और 2020 की शिक्षा जो है नीति तीसरी शिक्षा नीति है। और एनईपी ने शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 कर दिया था, 5+3+3+4 कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 या कक्षा 8 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये एनईपी 2020 में कहा गया था। ठीक है, कक्षा 8 तक का मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना है। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है एमफिल को खत्म कर दिया गया था। नई शिक्षा के तहत जो है 2020 में एमफिल पहले होता था, उसको खत्म कर दिया गया। रटने और केवल परीक्षा की पढ़ाई के बजाय हमें विद्यार्थियों में रचनात्मक समझ पर जोर देना होगा। तो जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वाला अगर क्वेश्चन है, कभी कभी नेगेटिव पूछता है, तो अगर पॉजिटिव वाला पूछेगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई पर क्या कहते हैं जोर देना चाहिए, तो आपका यहाँ पे रचनात्मक समझ पर हो जाएगा। ठीक है, ना कि रटने पर। ओके, बहुभाषा को प्रभावी बनाना है, ये भी एनईपी 2020 में कहा गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि योगात्मक मूल्यांकन पर। तो सतत मूल्यांकन आपको पता ही है, शैक्षिक दोनों पर जोर दे करके बच्चों को पढ़ाना, और योगात्मक में आपका जो परीक्षा ली जाती है साल के अंत में, उस टाइप का यहाँ पे सीखने के मूल्यांकन पर दिया गया है कि जब बच्चों का मतलब पढ़ाया जाए पूरी साल, उसके बाद में लास्ट में एग्जाम लिया जाए, तब परीक्षा के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है, सतत मूल्यांकन करना है। और आखिरी यहाँ पे देखेंगे जो है आपका पॉइंट, त्रिभाषा सूत्र को अपनाना। तो त्रिभाषा सूत्र को भी अपनाना है। त्रिभाषा सूत्र में आपको पता ही है क्या है, एक आपकी मातृभाषा है, और दूसरे आपका जो है कोई विदेशी एक भाषा हो जाएगी, और एक आपकी राष्ट्रीय, आई थिंक राष्ट्रीय नहीं, आपकी एक स्थानीय भाषा हो जाएगी। ठीक है, 3 भाषा आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 भाषाएं आनी चाहिए। ये हो गया आपका त्रिभाषा सूत्र। एनईपी 2020 यहाँ पे है, इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो एनईपी 2020 में किस पर बल दिया गया है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ओके, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी 6% खर्च होगा। जीडीपी होता है वो, उसमें 6% खत्म होगा, ये भी 2020 में कहा गया है नीति। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे मतलब लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो आप लोग ये मतलब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2030 वाला ये क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 में 2030 तक, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
ओके। त्रिभाषा सूत्र देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं, त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 भाषाओं पर आधारित है, ठीक है। तो पहली भाषा जो है वो आपकी मातृभाषा होगी, ठीक है। मातृभाषा या आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी। जो प्रथम भाषा होगी वो आपकी मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा। और अगली जो भाषा होगी वो आपकी हिंदी भाषा, राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा होगी, ठीक है। पहले तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्थानीय भाषा होगी। दूसरी आपकी जो है भारतीय भाषा जिसे कहा जाता है, भाई तो इसे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा में नहीं रखा गया है, ठीक है, लेकिन हिंदी मतलब भारतीय भाषा में इसे कहा जाएगा आधुनिक भाषा में, ठीक है। तो एक आपकी आधुनिक भाषा हो गई, चाहे उसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए, चाहे आपको हिंदी आनी हो, ठीक है, आए। तो अगला यहाँ पे है गैर हिंदी राज्यों में या हिंदी या अंग्रेजी होगी, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी नहीं बोला जाता है, वहाँ पे उसके स्थान पर आधुनिक भारतीय भाषा में अंग्रेजी होनी चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और हिंदी भाषा राज्य में अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ओके। तो यही भाषा है आपका त्रिभाषा सूत्र पे, जो कि 3 सूत्रों पर आधारित है। एक आपका स्थानीय भाषा जिसे क्षेत्रीय भाषा बोला जाता है, दूसरी आपका आधुनिक भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा। जैसे कि हम लोगों के लिए हिंदी भाषा हो जाएगी आधुनिक भाषा में, और मातृभाषा में भी आपका यहाँ पे हिंदी होगा। और अगला आपका क्या होगा, यहाँ पे विदेशी भाषा हो जाएगी, ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं। एक आपका मातृभाषा जिसे क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरा आपकी आधुनिक भाषा हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, और अदर एक आपका भाषा रह जाएगी अंग्रेजी, ओके। तो सांकेतिक भाषा देखेंगे यहाँ पे। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम भाषा को लिख कर या बोलकर व्यक्त नहीं करते हैं, संकेत करते हैं, बल्कि इशारों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा, वो डंडे लेकर ऐसे करती हैं, राइट करेंगे, कभी लेफ्ट करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, तो ये आपका सांकेतिक भाषा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे सांकेतिक भाषा में हम लोग कभी कभी मतलब कोई पानी पीता रहता है, तो हम भी ऐसे अंगूठा दिखा करके बोल देते हैं कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, इशारे से अंगूठा दिखा करके ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, मुंह में डाल करके, मुंह के ऊपर से, तो वो सांकेतिक भाषा आपकी हो गई। तो जो सांकेतिक भाषा होती है वो कई प्रकार की होती है, बहुत सी प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें से आपका एक हो जाएगी सांकेतिक भाषा प्राकृतिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा में व्याकरण होती है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सांकेतिक भाषा की क्या कौन सी भाषा है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा कि प्राकृतिक भाषा होती है या उसका व्याकरण होता है, मतलब उसमें कई सारे ऑप्शन दे देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सांकेतिक भाषा होती है वो प्राकृतिक भाषा है, और सांकेतिक भाषा में भी व्याकरण होती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सांकेतिक भाषा का भी व्याकरण होता है, तो हाँ ये बात सही है, सांकेतिक भाषा का भी अपना एक व्याकरण होता है, ओके। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या सांकेतिक भाषा में भी अपना एक व्याकरण होता है, तो बात सही है, सांकेतिक भाषा का भी एक अपना व्याकरण होता है, ओके। शिक्षण सूत्र देखेंगे, तो शिक्षण सूत्र में आपका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पता है पहले से, ज्ञात से अज्ञात की ओर में कुछ चीज़ें आपको पता है, और कुछ चीज़ों को बारे में आपको नहीं पता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र में, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर उसी तरह से होगा, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी होगा वैसे ही। सरल से जटिल की ओर, जैसे एक सरल से जटिल में आपका मैथ्स के सवाल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बच्चों को जो है काउंट सिखाया जाता है, ऐड सब्सट्रैक्ट ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद सरल से मतलब कि जटिल की ओर हो जाएगा, पहले उनको आसान चीज़ सिखाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे उनको गुणा भाग और बड़ी बड़ी चीज़ें, गुणनखंड करना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, ओके। तो जो है शिक्षण सूत्र में आपका सरल से जटिल की ओर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से जटिल की ओर ये क्या है, निम्नात्मक है या आगमनात्मक है, किसमें होगा, तो ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें से ज्ञात से अज्ञात की ओर निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है, निम्नात्मक या आपका आगमनात्मक, कोई भी पूछ लेगा, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे स्वालीनता किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स अब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, मेन है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं।
जो है इसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं होता है सीटेट का। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, घुमा के बीच में मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उन्हीं को पॉइंट को रखे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और क्वेश्चन भी इससे रिलेटिव हम करवाएंगे, क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्वालीनता देखेंगे, स्वालीनता किसे कहते हैं। स्वालीनता से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, सामूहिक रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं स्वालीनता में, ठीक है। जो बच्चे होते हैं या छात्र होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। स्वालिड से पीड़ित छात्रों में दोहराव की प्रकृति पाई जाती है। इनमें बोलने में अंतर पाया जाता है, सामाजिक समन्वय नहीं कर पाते हैं। विस्तार एवं विवरण पर ध्यान, दृश्य बोध, गणितीय तकनीकी क्षमताएं, चरित्र की ताकत, ये सब इनमें शक्तियाँ नहीं होती हैं, ओके। तो ये सब होता है स्वालीनता में। तो ये जैसे स्वालीनता का मतलब आपको जो है आमतौर पर वैसे ही बता दे रहे हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्वालीनता उसे कहते हैं जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ग्रुप में बैठना नहीं पसंद करते हैं, समूह में वो कार्य नहीं करते हैं, उन्हें केवल अकेले रहना पसंद रहता है, ठीक है। वो अगर कहीं कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप में नहीं बैठेंगे, कहीं अलग जा कर के अकेले बैठे रहेंगे, अकेले खुद से ही बात करेंगे, खुद से ही बोलेंगे, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्वालीनता। वो समाज से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। समाज में ज़्यादा वो बोलने में ये सब नहीं होते हैं, बोलते नहीं हैं, ठीक है। ये होता है आपका स्वालीनता, सामाजिक समन्वय नहीं कर पाते। तो ये आपका स्वालीनता होता है, जो कि समाज से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, खुद ही अपने में मगन रहते हैं, मतलब उन्हें अकेले रहना ही अच्छा लगता है, समूह में कार्य नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो आगे देखेंगे हम लोग पारस्परिक लेखन किसे कहते हैं। पारस्परिक का अर्थ है साथ में मिलजुल कर किसी काम को करना। इस प्रकार पारस्परिक लेखन का अर्थ है एक दूसरे के साथ परस्पर मिल करके किसी चीज को लिखना, ओके। तो आपसे अगर पूछा जाए पारस्परिक लेखन किसे कहते हैं, तो पारस्परिक लेखन का मतलब होता है मिलजुल करके जो है काम को करना, उसे पारस्परिक लेखन कहते हैं, ओके। तो यही होता है पारस्परिक लेखन, मिलजुल करके। जैसे कि बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो बच्चे जो है छात्र सर बोल दें, आई थिंक शिक्षक बोल दें कि बच्चों आपस में मिलजुल करके कार्य करो, तो वहाँ पे लिखो या कुछ लेखन करो, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा पारस्परिक लेखन। शिक्षक ने बोला मिलजुल करके लेख लिखो, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका मिलजुल कर लेख लिखना, पारस्परिक लेखन हो जाएगा, ओके। प्राकृतिक उपागम किसे कहते हैं। प्राकृतिक उपागम में आपका हो जाएगा, प्राकृतिक उपागम में बच्चा उसी प्रकार भाषा सीखना है जिस प्रकार उसने मातृभाषा सीखी है, उसे प्राकृतिक उपागम बोलते हैं। यदि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु रहने के लिए जाता है तो तमिल इस प्रकार सीखेगा जिस प्रकार उसने हिंदी भाषा सीखी है, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक भाषा में आप लोग जो है हिंदी वैसे ही सीख लेते हैं, बिना सीखे आ जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग कहीं और जाएंगे, तमिल मलयालम कहीं भी जा कर के रुके रहेंगे थोड़े दिन, तो वैसे ही आप लोग अर्जन कर लेंगे भाषा का, ठीक है। तमिल भाषा का जहाँ भी रहेंगे उस भाषा को अर्जित कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका वो प्राकृतिक भाषा हो जाएगी। वहाँ पे आप लोग अधिगम नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग सीखेंगे तो सीखने पे आपका हो जाएगा वहाँ पे अधिगम, ठीक है। ये लेकिन आपका यहाँ पे प्राकृतिक उपागम पूछा है। प्राकृतिक उपागम में यही होगा आपका कि कहीं मतलब जो है जिस प्रकार से मातृभाषा सीखी जाती है उसी प्रकार से कहीं दूसरे देश में जा कर के रह करके अपनी मातृभाषा की तरह दूसरी भाषा को सीख लेना ही प्राकृतिक उपागम में आ जाएगा, ठीक है। तमिल भाषा को सीख लेना, ठीक है। तो आगे देखेंगे, तो ऐसे ही हो गया आपका, जिस प्रकार से बच्चा मातृभाषा को सीखा उसी प्रकार से बच्चा कोई है जो कि उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु रहने के लिए गया, वहाँ पे उसको बच्चे को तमिल बोलनी आ गई। तो प्रूफ रीडिंग कैसे कहते हैं। प्रूफ रीडिंग देखेंगे, इसमें अध्यापिका सटीकता की जांच करने के लिए उससे अंतिम रूप से जांचती है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरीके से सही है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग इसे ही कहा जाता है, जब अध्यापिका जो है किसी मतलब लेख को सटीकता से जांच करती है और अंतिम रूप में जांचती है, उसी को ही क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल किसे कहते हैं, तो इसमें अध्यापिका इस तरह के कार्य को देखकर विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन करवाती है कि उनके अंदर न्याय एवं उनके दृष्टिकोण का साक्षरता के साथ पता चल जाए, ठीक है। इसमें अध्यापिका इस तरह के कार्य को देख करके विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन करवाती है कि उनमें अंदर न्याय एवं उनके दृष्टिकोण का साक्षरता के साथ पता चल जाए, यही होता है आपका समालोचनात्मक साक्षरता, ठीक है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक्स के साथ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको अब अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे से अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।